हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ और इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, तो हम लोग आते हैं टॉपिक इल्तुतमिश। ठीक है, इनका शासनकाल 1211 से 1236। ठीक है, क्योंकि एक वर्ष जो शासनकाल था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 में, तो लगभग 8 महीने रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह गद्दी पे। तो किसी किसी बुक में आपको 1211 भी मिलेंगे, 1210 भी मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश नाम का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। क्या होता है? साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश भी गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। यह मूल रूप से तुर्किस्तान का रहने वाला था, तुर्किस्तान और इलवारी तुर्क था, जो किसी कारणवश गुलाम बनाकर बेच दिया गया और 1197 में दिल्ली के बाजार में 1197 में दिल्ली के बाजार में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल देकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। यानी कि जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा, कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हो गया इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। लेकिन किस्मत देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी से मुक्ति मिली 1208 में, लेकिन उससे 2 साल पहले ही इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी। देखेंगे 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि गुलामी की जंजीरों से मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं कि 1206 ईस्वी में खोखरों का युद्ध चल रहा था, जिसका नेतृत्व मोहम्मद गोरी कर रहे थे। मोहम्मद गोरी की जान पर बन आता है, जिसमें इल्तुतमिश ने अपनी जान पर बार लेकर मोहम्मद गोरी की जान को बचाया था। मोहम्मद गोरी इल्तुतमिश के खुश होकर अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को उसे दास्ता से मुक्ति का आज्ञा दिया। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने न सिर्फ आपको इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्ति दिलाया, बल्कि उसे बदायूं का गवर्नर और अपनी पुत्री से उसका शादी भी कर दिया। देख रहे हैं ना? तो अगला जो है, शासक बनने से पहले, यानी कि दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था या गवर्नर था? गवर्नर मतलब यहाँ हो जाएगा सूबेदार। तो बदायूं उस समय दिल्ली सल्तनत के सबसे बेहतरीन इक्ता में से एक था। इक्ता का मतलब होता है, उस मुसलमानी अरबों में इक्ता को हमारे इंडिया में जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे का प्रतिरूप था। तो जो बदायूं का क्षेत्र था वो काफ़ी उपजाऊ था और दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण इलाकों में से एक था। ठीक है, इल्तुतमिश जब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाएगी, तो उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठेगा। लेकिन आराम शाह के शासन व्यवस्था के अयोग्यता के कारण दिल्ली के अमीरों ने बदायूं के तत्कालीन शासक इल्तुतमिश को राजगद्दी संभालने के लिए निमंत्रण देता है। कहते हैं इल्तुतमिश आएगा और आराम शाह को युद्ध में पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेगा और एक नई वंश इलवरी वंश की स्थापना करेगा। गुलाम वंश के अंदर में ही इलवरी वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, जब इल्तुतमिश गद्दी को संभालेगा तो इल्तुतमिश के पास बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। इल्तुतमिश के सामने अनेक समस्याएं रहेंगी। कितनी? अनेक समस्या, बहुत सारी समस्या।
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या रहती है, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का मतलब यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के दो प्रतिद्वंदी शासक जो मोहम्मद गोरी के गुलाम होते हैं, देख रहे हैं, एल्दौज और कुबाचा द्वारा इल्तुतमिश की सत्ता को चुनौती दिया गया और दोनों ने भारत की सत्ता पर अपना अधिकार बताया। तो कहते हैं यहां पर इल्तुतमिश ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस समस्याओं का सामना करेगा। सबसे पहले इल्तुतमिश क्या करेगा, एल्दौज जो गजनी का शासक था, एल्दौज, तो इल्तुतमिश ने एल्दौज का नाम मात्र का क्या किया, प्रभुसत्ता स्वीकार कर लिया, नाम मात्र का, यानी कि उसे खुश करके ये अपना काम चलाया। लेकिन उस समय स्थितियां, तत्कालीन जो स्थितियां थी, एकाएक करवट ले ली। कैसे? ख्वारिज़्म के शाह ने एल्दौज को पराजित कर दिया। ख्वारिज़्म के शाह ने एल्दौज को पराजित कर दिया, जिससे एल्दौज भागकर कहाँ आ गया, सिंध आ गया। ठीक है, सिंध आ गया और उसने पंजाब पर अधिकार करके कुबाचा को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। तब 1215 का इस समय चल रहा होगा। तो इस समय अब दोनों के बीच में, इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में क्या होगा, एक भीषण युद्ध होगा तराइन के मैदान में। तराइन का, जिसको तृतीय युद्ध कहा जाता है। तराइन के 3 युद्ध फेमस है भारतीय इतिहास में। एक तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होगी। द्वितीय पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होगी, पृथ्वीराज चौहान की पराजय होगी। तीसरा तराइन का युद्ध होता है 1215 ईस्वी में, जो एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच होगा। इसमें एल्दौज की पराजय हो जाएगी। ठीक है, तो तराइन के तृतीय युद्ध में एल्दौज को पराजित करके उसे बंदी बना लिया जाएगा। तो दो प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या का यहां निदान हो गया। देख रहे हैं, एल्दौज का यहां पर समापन हो गया। उसके बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। बाद में फिर से आक्रमण हुआ और कुबाचा को इतनी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा युद्ध में कि वह सिंधु नदी में डूबने पर मजबूर हो गया। वह अपनी बेइज्जती को नहीं भुला पाया और सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया। सिंधु नदी में डूबने को मजबूर किया इल्तुतमिश ने कुबाचा को, नसरुद्दीन कुबाचा। जिसके बाद उसका क्षेत्र जो था मुल्तान और उच्च किसको मिल गया, इल्तुतमिश को मिल गया। इल्तुतमिश का साम्राज्य का विस्तार अब देख रहे हैं ना, यानी कि जो सत्ता की चुनौती था उसे इल्तुतमिश ने एल्दौज और कुबाचा को पराजित करके समस्या का समाधान कर लिया। अगला महत्वपूर्ण था साम्राज्य को संगठित करने की आवश्यकता। साम्राज्य को संगठित करने की आवश्यकता। ठीक है, साम्राज्य को संगठित करने के लिए, क्योंकि इल्तुतमिश क्या रहेगा, कुतुबुद्दीन का गुलाम रहेगा, तो जो कुछ अधिकतर अमीर होंगे वह इल्तुतमिश की गद्दी को नहीं स्वीकारेंगे। तो इसीलिए इल्तुतमिश क्या करेंगे, वो अपने 40 महत्वपूर्ण गुलाम सरदारों को, देख रहे हैं, 40 महत्वपूर्ण गुलाम सरदार का एक गुट बनाएगा जिसका नाम होगा तुर्कान-ए चहलगानी। तुर्कान-ए चहलगानी, या इसको चहलगानी भी कहते हैं, चहलगानी, जिसमें इल्तुतमिश के 40 विश्वास पात्र गुलाम अमीर होते हैं जो इल्तुतमिश के सत्ता को समर्थन देते हैं। यानी कि इनका गठन करके, तुर्कान-ए चहलगानी का गठन करके इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों को क्या किया, छोटा साबित कर दिया। और उसके बाद उसने पूरे साम्राज्य को इक्ता में विभाजित कर दिया। उनका जो साम्राज्य का जो विस्तार था मुल्तान से लखनऊती तक, मुल्तान टू लखनऊती, इतने बड़े विशाल क्षेत्र को उसने इक्ता में विभाजित करके यहाँ पर अपने विश्वास पात्र इक्तादारों को क्या किया, नियुक्त किया। यानी कि अपने साम्राज्य को संगठित करने में अपने महत्वपूर्ण गुलाम सरदारों, अपने विश्वास पात्रों को बहाल किया। अब अगला महत्वपूर्ण समस्या था मंगोल आक्रमण।
मंगोल आक्रमण की समस्या। इस समय स्थिति ऐसी थी कि विश्व के पटल पे एक नया खूंखार, कहते हैं उसको, खुदा का कहर या लोगों का शासक चंगेज खां एक बड़ी ही तीव्र गति से अपने शासन साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। उसने ख्वारिज्म शाह के जैसे साम्राज्य को भी क्या किया था, नष्ट कर दिया था। कहते हैं उसने ख्वारिज्म साम्राज्य शाह के जो साम्राज्य को नष्ट किया तो उसका जो पुत्र था जलालुद्दीन मंगवर्नी, वह भागकर इंडिया में आया और इल्तुतमिश के सामने शरण मांगा। इल्तुतमिश से शरण मांगा। मंगवर्नी का पीछा करते करते चंगेज खां सिंधु नदी के किनारे तक आ गया था और वह मंगवर्नी का इंतजार कर रहा था। इल्तुतमिश ने इस समस्या के समाधान के लिए बहुत ही खूबसूरत चाल चली। उसने मंगवर्नी को क्या किया, अपने यहाँ शरण नहीं दिया और उसे यहाँ किसी से भी सहायता नहीं पहुँचाने दिया। तो मंगवर्नी क्या हुआ, वापस अपने देश की ओर लौट गया, जिससे चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। यानी कि अगर उस समय चंगेज खां भारत पर आक्रमण किया होता तो दिल्ली सल्तनत का नामो निशान ही मिट जाता। तो चंगेज खां के आक्रमण से इल्तुतमिश ने नई नवेली दिल्ली सल्तनत को बचाने का काम किया। देख रहे हैं ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगवर्नी चंगेज खां से बचने के लिए कहाँ आया था, भारत आया था। और भारत के इल्तुतमिश शासक उस समय जो थे शरण मांगी, उसने शरण नहीं दिया क्योंकि चंगेज खां सिंधु नदी पर डेरा डाले हुआ था। अगर भारत पर आक्रमण कर लेता तो दिल्ली सल्तनत का नामो निशान मिट जाता। लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी ही चालाकी से चंगेज खां को भारत पर आक्रमण करने से रोक दिया। यह समय है आपको लगभग 1221 में, यानी कि चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब किया गया मंगोलों के द्वारा, तो यह है 1240-41 में, यह बहराम शाह के समय। ठीक है, अब उस समय तक दिल्ली सल्तनत की जो गुलाम वंश की जो राजधानी थी अस्थिर थी, इसीलिए इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी घोषित करके वहाँ से शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया। देख रहे हैं, एक स्पष्ट राजधानी, नियमित राजधानी दिल्ली को क्या किया, स्थापित किया। अब अगला जो प्रमुख समस्या होगा इल्तुतमिश के सामने, बंगाल की समस्या, क्योंकि बंगाल के जो गवर्नर होंगे अली मर्दान खां, बंगाल के गवर्नर अली मर्दान खां अव्यवस्था का लाभ उठाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। ठीक है, तो स्वतंत्र घोषित कर देगा, लेकिन होगा क्या, तब तक हिसामुद्दीन इवाज ने क्या किया, अली मर्दान की हत्या करके बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया। कहते हैं बंगाल पर कब्जा जमाने के बाद हिसामुद्दीन इवाज ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन यहाँ पर इल्तुतमिश स्वयं आक्रमण करेगा बंगाल पर और हिसामुद्दीन यहाँ चालाकी से काम करके क्या करेगा, इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर लेगा। इल्तुतमिश की अधीनता जब हिसामुद्दीन इवाज ने स्वीकार कर ली तो इल्तुतमिश ने क्या किया, मलिक अलाउद्दीन जौनी को, यानी मलिक जौनी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। देख रहे हैं, बिहार का सूबेदार, इल्तुतमिश ने मलिक जौनी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। कहते हैं दिल्ली सल्तनत के द्वारा या केंद्रीय सत्ता द्वारा बिहार का नियुक्त पहला प्रशासक कौन होगा, मलिक जौनी होगा। ये आप लोग नोट करते रहेंगे, ये दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सत्ता या केंद्रीय सत्ता के द्वारा बिहार का पहला सूबेदार जो नियुक्त होगा, ठीक है, मलिक जौनी। कहते हैं इसके बाद हिसामुद्दीन इवाज ने मलिक जौनी की भी हत्या कर लेगा, लेकिन
अंत में अंततः इल्तुतमिश ने अपने शक्ति के बल पर हिशामुद्दीन इवाज के विद्रोह को शांत करके बंगाल की समस्या का समाधान करेगा। अब है अगला मुख्य इनका समस्या, शासन की वैधानिकता। शासन की वैधानिकता। इल्तुतमिश चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, गुलाम वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ था, तो अनेक मुस्लिम समाज में इल्तुतमिश को जो था वो वैधानिकता स्वीकार नहीं कर रहा था। इसीलिए इल्तुतमिश ने यहाँ पर बड़ी चालाकी से क्या किया, उस समय के तत्कालीन बगदादी खलीफा 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने क्या किया, बगदाद के खलीफा से खिल्लत की प्राप्ति की, खिलत का प्राप्ति की और दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान बन गया। बराबर सवाल पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान कौन है, तो इल्तुतमिश है। क्यों? क्योंकि इसने खलीफा से खिलत की प्राप्ति की। खिलत का प्राप्ति क्या? शासन करने की अनुमति पत्र। शासन करने की अनुमति पत्र किससे मिला इल्तुतमिश को? तो उस समय के खलीफा से, क्योंकि खलीफा उस समय के मुस्लिम जगत के शासनिक और राजनीतिक धार्मिक क्या होते थे, प्रधान होते थे। तो उससे खिलत की प्राप्ति कर दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान बनने का काम किया इल्तुतमिश। ठीक है, यही नहीं, इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया और अपना नाम खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में लिखवाया। देख रहे हैं, सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया और अपना नाम खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में अंकित करवाया। और यही नहीं, भारत में पहला ऐसा शासक होगा इल्तुतमिश जो सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाएगा। टकसाल का नाम अंकित करवाएगा, यानी कि भारत में सिक्कों पर टकसाल का नाम शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश को, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक होगा या दिल्ली सल्तनत का यह वास्तविक संस्थापक होगा। ठीक है, यही नहीं, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी पत्ती पर भारत में सिक्के का प्रचलन करवाया, जिसे टंका और जीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? टंका और जीतल कहते हैं। तो ये जो टंका थे यह चांदी के थे, चांदी के टंका और तांबे के जीतल। यानी कि भारत में अरबी पत्ती पर मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, यही नहीं, इल्तुतमिश न्याय के पक्षधर था। वह हर व्यक्ति के न्याय के प्रति क्या था? उत्सुक था। इसीलिए उसने अपने दरबार के मुख्य द्वार पर 2 शेर की आकृति बनवाकर उसके मुंह में जंजीर लटकवा दिया था और उसका जो मिलन था जंजीर का, वह एक घंटी से जुड़ा हुआ था। कोई भी व्यक्ति जिसको न्याय की जरूरत पड़ती थी वह शेर के मुंह में हाथ डाल के उस जंजीर को खींचकर घंटी को बजाकर न्याय की गुहार लगा सकता था। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। देखेंगे यहाँ उसके दरबार के सामने सिंह की 2 आकृति थी, सिंह की 2 आकृति थी, जिसके मुंह में जंजीर लटकी रहती थी, जिसके मुंह में जंजीर लटकी रहती थी। जो भी व्यक्ति न्याय चाहता वह जंजीर खींचकर घंटी बजाकर सुल्तान से न्याय की उम्मीद कर सकता था। ठीक है, यही नहीं, इल्तुतमिश ने बहुत सारे ऐसे भी काम किए जो परंपरागत से अलग होगा। जैसे इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों को छोड़कर अपनी पुत्री को, रजिया को उत्तराधिकार नियुक्त किया। यानी कि हर शासक क्या करता है, अपने ज्येष्ठ पुत्र या एक पुत्र को राजा घोषित करता है, लेकिन यहाँ पर इल्तुतमिश ने परंपरागत पत्ती को त्याग कर क्या किया, अपनी पुत्री को यानी जिसका नाम था रजिया, उसको उत्तराधिकारी घोषित किया। उसने अमीरों से कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे बाद मेरी पुत्री रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाए। ठीक है, यही नहीं, उसने रजिया का नाम चांदी के सिक्कों पर भी अंकित करवाया अपने उत्तराधिकारी के रूप में। चांदी के सिक्के पर रजिया का नाम, चांदी के
सिक्के पर रजिया का नाम अंकित करवाया। ठीक है, और यही नहीं, इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया के योग्यता को परखने के लिए वो ग्वालियर अभियान के समय रजिया को दिल्ली का प्रभारी भी नियुक्त किया था, ताकि रजिया क्या करे, प्रशासनिक व्यवस्था को सही रूप से देख परख सके। यही नहीं, ये तो उसके से प्रशासनिक, शासनिक और बहुत सारी समस्याओं का समाधान। इसके बाद भी इल्तुतमिश ने कुछ प्रमुख निर्माण कार्य भी किए हैं। सबसे पहले जिस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। ठीक है, अपने पुत्र, कहते हैं इल्तुतमिश का एक सबसे योग्य पुत्र था जिसका नाम था नासरुद्दीन महमूद, जो इसके जीवन काल में ही मृत्यु को गले लगा लेता है। इल्तुतमिश के जीवन काल में ही नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, और अपने पुत्र के याद में इल्तुतमिश ने नासरुद्दीन महमूद के कब्र पर मकबरा का निर्माण करवाएगा, जिसे सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहा जाता है। सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहा जाता है। जानते हैं, भारत में मकबरा बनाने की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि भारत का प्रथम मकबरा कौन होगा, तो नासरुद्दीन महमूद का मकबरा, जिसे इतिहास में सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहा जाता है। नोट करेंगे आप लोग, भारत में मकबरा निर्माण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा। प्रथम मकबरा किसका था, तो नासरुद्दीन महमूद का मकबरा, जिसे इतिहास में सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहा जाता है। क्योंकि इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा होगा, कहाँ होगा, लाहौर में होगा। ठीक है, ये नहीं, इल्तुतमिश ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण भी कराएगा, जिसका आगे का राजा क्या करेगा, एक एक करके विस्तार का काम करेगा। जामा मस्जिद का मतलब होता है राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद उसी मस्जिद को कहा जाता है जो अपने राज्य में सबसे बड़ी मस्जिद हो। जोधपुर के नागौर से आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इन हम लोग जो पढ़ेंगे, ये तो पॉलिटी का विषय हो गया, यहाँ पर इतिहास है। जोधपुर के नागौर में अत्ता-रिकिन नामक एक विशाल दरवाजे का निर्माण कराएगा। कहते हैं इसी दरवाजे से प्रेरित होकर अकबर महान ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन बना हुआ है कि अकबर महान किस दरवाजे से प्रभावित होकर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। तो अब हम लोग नहीं भूलेंगे अत्ता-रिकिन नामक विशाल दरवाजा, जो जोधपुर के नागौर में इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। देख रहे हैं, अगला महत्वपूर्ण जो मकबरा है, दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफी परंपरा के जनक भी कहे जाते हैं, और भारत के प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका दरगाह अजमेर में है। कहाँ है, अजमेर में। तो इसके मकबरे का निर्माण कौन करवाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा किया जाएगा। कहते हैं 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, और इसके जो अमीर होते हैं, इनके मृत्यु के बाद इनके जो अमीर होते हैं, इनके बादों के विपरीत इनके अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान घोषित करते हैं। यानी कि रजिया के छोड़कर रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान घोषित कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कैसे रजिया सुल्ताना जनता के द्वारा सुल्तान का पद प्राप्त की।